गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक के, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज के बारे में। द फर्स्ट न्यूज इज नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। सो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड क्या है? टर्मेरिक होती है हल्दी। सो भारत की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड एक इस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे। इस बोर्ड के जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ये अपॉइंटमेंट है, मेंबर्स है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट की यहाँ से मेंबर्स होंगे। सीनियर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे 3 स्टेट्स में, जो कि रोटेशन बेसिस पर होगा। रोटेशन बेसिस पर यानी कि एक बार 3 स्टेट्स हो गई, नेक्स्ट टाइम अगली 3 स्टेट्स हो गई, ऐसे। उसके बाद नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। टर्मेरिक फार्मर्स जो हल्दी के खेती में इन्वॉल्व है, जो किसान हैं और जो लोग खेती इसकी हल्दी की एक्सपोर्ट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक जो सेक्रेटरी होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड जो है ये टर्मेरिक यानी कि हल्दी और हल्दी के जो प्रोडक्ट्स है हमारे देश में, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में फोकस करेंगे। इंडिया के बारे में एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, यानी कि सबसे ज्यादा हल्दी इंडिया में प्रोड्यूस होती है। कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो एक्ट क्यों न्यूज में था? क्योंकि काफी टाइम से ये बात चल रही है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है, यानी कि कंसेंट की जो एज है वो अभी करंटली कितनी है? 18 साल। वो कम करके कितनी की जाए? 16 साल। लेकिन जो अभी 22nd लॉ कमीशन है, उन्होंने भी बोला है कि इसकी जो एज है वो, इसमें जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 ही रहनी चाहिए। जो पॉक्सो एक्ट है 14 नवंबर 2012 को इट केम इनटू इफेक्ट, जो कि क्योंकि इंडिया ने ये बनाया था इंडिया की एक रेटिफिकेशन के लिए कि हम रेटिफाई करते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992। तो रेटिफाई होता है कि हम आपकी ये कन्वेंशन को अप्रूव करते हैं, हम भी इसको फॉलो करेंगे। इसका एम क्या है कि जो बच्चे हैं 18 साल से कम के बच्चे, उनमें अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनकी सेक्सुअल हरासमेंट होती है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, जो कि ना ही डिफाइंड है इस एक्ट में, ना ही उसकी जो पेनल्टी है वो एडिक्वेट यहाँ पर डिफाइन की गई है। अगर आप किसी बच्चे को जबरदस्ती पॉर्न मूवी भी दिखाते हो, पॉर्न वीडियो दिखाते हो, वो भी पॉक्सो एक्ट के अंडर कवर्ड है। ये जो एक्ट है इसके अंदर बच्चे को, किस उम्र के इंसान को बच्चा जो डिफाइन किया गया है जो 18 साल से कम है। ये जो एक्ट है ये जो ऑफेंस होता है, जो भी आपका क्राइम आपने किया है, उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो चीजें हैं ये आपको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछी जा सकती है, तो आपको ये स्पेशली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी प्रोविजन इंट्रोड्यूस की है सो दैट फूड इंडस्ट्री में हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। यानी कि जो इनका एक फॉस्कोस पोर्टल है उसके अंदर एक इन्होंने स्पेशल कैटेगरी की है कि जो फीमेल है और मेल है फूड इंडस्ट्री में वो इक्वल हो, उनको जो वेजेस है इक्वल हो, उनके जो भी आप बोल सकते हो कि उनको इंसेंटिव हो वो सेम पार पर हो चीजें। तो फॉस्कोस पोर्टल पर एक स्पेशल कैटेगरी FSSAI के द्वारा एक नई प्रोविजन इंट्रोड्यूस की गई है, जिसका एम क्या है? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और वुमेन और जो ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, स्पेशली फूड बिजनेस सेक्टर में। ये जो प्रोविजन है इसके अंदर लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस दिए जाते हैं, किसी ने रजिस्टर करना है नई इंडस्ट्री ने, जो अथॉरिटीज है वो प्रायोरिटी देंगी किसको? रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में स्पेशल कैटेगरी को। स्पेशल कैटेगरी मैंने आपको भी बताया, वुमेन हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए। तो प्रायोरिटी इस तरह मेंटेन की जाएगी कि 1:1 की रेशियो में चीजें हो, यानी कि अगर एक एप्लीकेशन जो है मेल की है तो एक क्या है? स्पेशल कैटेगरी की होनी चाहिए। फॉस्कोस क्या है? कि क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इसलिए डिजाइन किया गया है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अलग अलग सर्विसेज दी जाए, जैसे कि लाइसेंसिंग हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो गई,
जो FSSAI है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, किसी एक्ट के अंदर काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। 2008 में स्टैब्लिश हुई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर। आगे बात करते हैं जो मोमेंटोज हैं, जो प्रधानमंत्री जी को मोमेंटोज मिले हुए हैं, उनकी ई ऑक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर ऑक्शन होगी, बोली लगेगी। जो भी पैसा कलेक्ट होगा इस ऑक्शन से, वो जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है उसमें डोनेट किया जाएगा, सो दैट हम गंगा नदी की रिजुविनेशन रिवाइटलाइजेशन कर सकें। इसकी जो एग्जीबिशन है वो भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पर इसकी एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइज की गई थी। ई ऑक्शन जो है मोमेंटोस की, ये गिफ्ट जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दिए हुए हैं, वो 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक उसकी ई ऑक्शन लगेगी। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशिया, जो आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा है, ये जो सारा रीजन है साउथ ईस्ट एशिया का है, जिसमें 11 कंट्रीज जो है इंक्लूडेड है। म्यांमार हो गई, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड ईस्ट तिमोर। ये पहले 10 की 10 जो थी ये आसियान की मेंबर थी, अब जो ईस्ट तिमोर है ये भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, इसकी पहली हाई स्पीड रेलवे जो है वो इनॉग्रेट की गई है, किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। ये एक कोलैबोरेशन थी, चाइना का जो रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है उसके अंदर एक की प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर ये पहली वूश हाई स्पीड रेलवे जो है इनॉग्रेट की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशिया 11 कंट्रीज है, अभी मैंने आपको वो बता दी है। आगे बात करते हैं, इंडिया जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्टेचू, यूएसए में सबसे बड़ा स्टेचू जो कि यूएसए के मैरीलैंड में है, वो अनवील करेगा। 19 फीट का ये स्टेचू है, जिसको स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है, जो कि जो राम सुतर जी हैं, काफी फेमस डिजाइनर है, उन्होंने क्रिएट किया है। राम सुतर जी ने जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है गुजरात में, वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो ये लार्जेस्ट स्टेचू है BR अम्बेडकर जी का, भारत के बाहर अगर स्टेचू देखें उनमें से सबसे लार्जेस्ट है। तो ये 14 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया जाएगा मैरीलैंड में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पर इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हो, एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर दिखाई दी है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट हुई थी रिसेंटली, कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। तो ये जो समिट है ये इंडस्ट्रियल लीडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सिविल सोसाइटीज, 50 देशों के इन लोगों ने अटेंड की थी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आजकल की मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कि जो इनकी सप्लाई चेन है, यानी कि अवेलेबिलिटी है, वो काफी डिसरप्टेड है, काफी कम है। तो इसका रिस्क रहता है सप्लाई चेन डिसरप्शन का, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो समिट थी, 6 की एक्शन इसने आइडेंटिफाई किए हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है रिलायबल हो। कौन कौन सी? एक तो है एक्सेलरेट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइड मिनरल सप्लाईज, जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड मिनरल सप्लाईज हैं उनकी तरफ प्रोग्रेस है, उसको और बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी की पावर को अनलॉक किया जाए, रिसाइकलिंग क्यों? सो दैट की जो सप्लाई चेन है उस पे जो भी स्ट्रेन आते हैं उसको हम खत्म कर सके। इसके अलावा जो मार्केट्स हैं उनमें ट्रांसफर प्रमोट की जाए। इसके अलावा जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो एनहांस की जाए। सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस जैसे कि रिवॉर्डिंग द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एफर्ट्स, उनके लिए इंसेंटिव क्रिएट की जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो फॉस्टर की जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले तो है 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान। सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्टेट या यूटी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान अनवील किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किया है न्यू दिल्ली में। किसके लिए? क्योंकि जो आने वाला अभी सर्दियों वाला सीजन है उसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो 15 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, किन चीजों का ध्यान किया जाएगा? स्टबल बर्निंग, जो जैसे अभी धान की जो राइस की जब कल्टीवेशन होगी, पीछे जो बच जाता है
उसको आग लगा देते हैं खेतों में, उसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, उसका ध्यान दिया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन का, व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है। ओपन वेस्ट, जो ओपन में वेस्ट को जला दिया जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया। ग्रीन वॉर रूम हो गया, ग्रीन ऐप हो गई। ग्रीन वॉर रूम हमने 2-3 दिन पहले जो एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था। हॉटस्पॉट्स हो गए। रियल टाइम अपॉइंटमेंट स्टडी हो गई, यानी कि रियल टाइम बेसिस पर जो है जो अपॉर्चुनिट स्टडी की जाएगी, किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। स्मोक टावर्स लगा जाएंगे। स्मोक होता है फॉग प्लस स्मोक, तो स्मोक प्लस फॉग के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है स्मोक। ई वेस्ट इको पार्क्स होंगे। देन ग्रीन एरिया और प्लांटेशन को बढ़ाया जाएगा। अर्बन फार्मिंग की जाएगी। इको क्लब एक्टिविटी या पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाएगा। जो अभी दिवाली के सीजन फेस्टिवल में जो पटाखे वगैरह चलते हैं, क्रैकर्स, उस पर ध्यान दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन होगी और जो आसपास की राज्य हैं उनके साथ जो है डिस्कशन होगी। तो ये 15 पॉइंट एक्शन प्लान है। ऐसी चीजें आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं, बिहार में रिसेंटली कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है। तो ये जो सर्वे है ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था। इस सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार की गवर्नमेंट लिस्ट में 214 कास्ट हैं। बिहार की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग पहले 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो थी 10.41 करोड़, लेकिन इस सर्वे के अकॉर्डिंग वो है 13.07 करोड़, जिसमें से हिंदूज कितने हैं? 81.99%, अप्रोक्सीमेटली 82%, और मुस्लिम्स हैं 17.72%, अप्रोक्सीमेटली 18%। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, वो कितने हैं? 1931 के अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखें 52% है। एससी है जो शेड्यूल कास्ट है, और जो शेड्यूल ट्राइब का डेटा है ये हर साल हम सेंसस में जो 10 साल बाद सेंसस होता है उसमें पब्लिश करते हैं, लेकिन अभी जो है इस अदर कास्ट पे जो है डेटा वो पब्लिश नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस है 27.13%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है 36%, शेड्यूल कास्ट है 19.65%, शेड्यूल ट्राइब्स है 1.68% एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिली हुई वो है 15.2%। यहाँ पर और डिटेल में आपको दिखाया हुआ है। यादव है 14.26%, ब्राह्मण है 3.65%, राजपूत है 3.45%, कायस्थ है 0.6%, कुर्मीज है, कुशवाहा, तेली, भूमिहार, धानुक, सुनार, कुम्हार, मुसहर, बढ़ई, नाई, नौनिया सॉरी। इनके जो नाम है ये भी आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। जो ओबीसी है वो कितने हैं? 27.1% एंड जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है वो है 36%। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की, जो कि छत्तीसगढ़ में अनवील की गई है, लॉन्च की गई है। इसका एम क्या है कि जो लोग बेनिफिशियरीज हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, वो घर बना रहे हैं, उनको असिस्टेंस दी जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। इसमें ऐसे बेनिफिशियरीज भी हैं जिनको घर की जरूरत है, लेकिन जो 2011 की एससीसीसी सेंसस के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं थे, उनको भी इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। सारा का सारा जो भी कॉस्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट पेज में कितने 47 47,000 जो होमलेस फैमिलीज हैं, जिनके पास घर नहीं है, इनको बेनिफिट दिया जाएगा। 1,30,000 और 1,20,000 रुपए हैं हर फैमिली को दिए जाएंगे हिली एंड इनएक्सेसिबल एरियाज में, आईएपी में, और जो नॉन आईएपी है प्लेन एरिया डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि जो हिली एंड इनएक्सेसिबल एरियाज है उनको 1,30,000 और जो प्लेन एरियाज है उनको 1,20,000। आगे बात करते हैं, रिसेंटली यूपी ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कवरेज का स्टेटस जो है अचीव कर लिया है। यूपी के अप्रोक्सीमेटली 96,000 जो विलेजेस हैं उनको ओडीएफ प्लस डिक्लेयर कर दिया है। ओडीएफ प्लस विलेज होते हैं जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस इन्होंने सस्टेन करके रखा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हो। आगे बात करते हैं, इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया है जिसका नाम दिया है हेल्थ वे। इस साइकिलिंग ट्रैक पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। टोटल ऑफ 16,000 सोलर पैनल्स अलोंग द ट्रैक इंस्टॉल किए गए हैं, जिसका नाम है ट्रैक का हेल्थ वे। कहां पर?
तेलंगाना के हैदराबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 9 इसरो के साइंटिस्ट को, हर साइंटिस्ट को 9 साइंटिस्ट को 25-25 लाख रुपए देंगे। उनको अवार्ड दिया जाएगा, जैसे जिनमें के सिवन जो कि पहले इसरो के डायरेक्टर थे, जिनके आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, इनको भी मिलेगा। मिल स्वामी अन्नादुराई जी हैं, उनको भी मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो है अच्छी और एक बहुत अप्रिशिएबल सर्विस उन्होंने की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन से स्टेट ने किया है? तमिलनाडु ने। आगे बात करते हैं बसौली पश्मीना की। बसौली पश्मीना कहाँ से बिलोंग करता है? जम्मू एंड कश्मीर के काठुआ डिस्ट्रिक्ट से, जो कि 100 साल से भी पुराना एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये काफी पुरानी काठुआ डिस्ट्रिक्ट की, काठुआ जिले की ट्रेडिशन है, जो कि अपनी बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस, फाइननेस और एक जैसे फेदर होता है, जैसे पंख होते हैं, इतना लाइट वेट होता है, जो कि हाथों से जिनकी स्पिनिंग की जाती है, बहुत ही इसमें हार्डवर्क होता है। यहाँ पर आपको सैंपल पिक्चर भी मैंने दिखाई हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जो ऑर्फन अनाथ लोग हैं और जो डेस्टिट्यूट वमेन होती हैं, उनके लिए उनको केयर दी जाएगी, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस दी जाएगी। फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट वमेन है, अनाथ बच्चे हैं या एल्डरली हैं, जो सीनियर सिटीजन है। ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो ये पहली बार ऐसी स्कीम जो है लॉन्च की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज की। सबसे पहले है एक्सक्लूजम। एक्सक्लूजम, यहाँ पर आप एक रेफरेंस पिक्चर देखिए सबसे पहले कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। एक्सक्लूजम जो है रिसेंटली साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि पहले मेमल्स होते हैं जिनके स्तन होते हैं, जो मेमेलियन सेल्स होते हैं, उनमें अननोन एक कंपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है एक्सक्लूजम नाम का, जो कि डीएनए रिंग्स से बना है, जिनको प्लाज्मिड्स बोला जाता है। आप अपनी साइंस के एनसीईआरटीज में ये चीजें डिटेल में पढ़ते हो। ये सेल प्लाज्मा के बीच में ही लोकेटेड है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सेल प्लाज्मा के विद इन लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है। ये पेकुलियर क्यों है? क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हो अपने बुक्स में। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के विद होते हैं, जिन सेल्स में न्यूक्लियस होता है। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो अपना ज्यादातर डीएनए सेल के न्यूक्लियस में रखते हैं, जहां पर क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो एक्सक्लूजम है, इसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड्स, जो कि इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट होता है 1 से 2 बनाना, 2 से 4 बनाना, तो ये करते हैं। और ये यूजुअली बैक्टीरिया में और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली दूसरा मलेरिया वैक्सीन रिकमेंड किया है, R21 या मैट्रिक्स M नाम का। इससे पहले जो पहला जो वैक्सीन था वो था RTS और AS01 वैक्सीन, जो कि 2021 में जो रिकमेंड किया गया था मलेरिया के लिए। मलेरिया जो मच्छर से होता है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, जो कि काफी अफ्रीकन रीजन में काफी बच्चों की इसकी वजह से जान भी चली जाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि WHO ने R21 मैट्रिक्स M नाम का वैक्सीन जो है, इंजेक्शन जो है रिकमेंड किया है। आगे बात करते हैं कैलिप्सो मिशन की। कैलिप्सो की क्या फुल फॉर्म है? क्लाउड एरोसोल लाइडार एंड इंफ्रारेड पाथ फाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसा मिशन है जो कि ये स्टडी करता है कि जो बादल है या जो एरोसोल्स हैं वो कैसे हमारी धरती के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर होता है जो करंटली है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके जगह पर अभी कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, वो होता है वेदर। लेकिन अगर आप कुछ लंबे समय के लिए ऑन एन एवरेज देखो कि मान लो 1 साल का 10 साल का कितना है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो वेदर क्या होता है? जो आप जब किसी जगह पे जाते हो एक्चुअल में जो आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। क्लाइमेट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिली रीजन में जाना है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वहां पर ऐसा क्लाइमेट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लाइमेट और वेदर जो है वो सेम हो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कैलिप्सो क्या करेगा? अर्थ के क्लाइमेट को कैसे क्लाउड्स और एरोसोल इम्पैक्ट करते हैं वो चीज देखेगा। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और CNES के बीच में। CNES क्या है?
फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। कैलिप्सो को 2006 में लॉन्च किया गया था। एक सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। साइंटिस्ट इसके डेटा को यूज करके अभी 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सो दैट हम आगे जो फ्यूचर क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिडिक्ट करने की अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर दें। नासा ने अनाउंस किया कि इनका जो कैलिप्सो मिशन है जो क्लाइमेट, वेदर और एयर क्वालिटी मेजरमेंट को देखता है लाइडार यूज करके, वो भी खत्म हो गया है। 17 साल इसने स्पेंड किए हैं। अभी इसमें लेजर ब्लास्ट करनी बंद कर दी। अभी हम जो ग्रीन वॉर रूम की बात कर रहे थे, दिल्ली के जो 15 एक्शन प्लान में, उसकी डिटेल यहाँ पर है। ग्रीन वॉर रूम क्या है? कंट्रोल सेंटर्स बनाए हैं जो कि एयर पोल्यूशन को और जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं इनको मॉनिटर करेगा। 24/7 जो है मॉनिटरिंग होगी एयर पोल्यूशन की, सो दैट जो पॉलिसीज हैं ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं उसको बेटर तरीके से समझा जा सके, उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो की जा सके। तो ग्रीन वॉर रूम कहाँ पर किसने किया है? दिल्ली की गवर्नमेंट ने। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की न्यूज की। सबसे पहले है ऑपरेशन कच्छप। ऑपरेशन कच्छप क्या है? तो जो ऑपरेशन कच्छप है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए किसका ऑपरेशन है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI का ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है कच्छप नाम का। इसने क्या किया है? 955 लाइव बेबी टर्टल्स, जो बेबी टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, जिसमें इंडियन टेंट टर्टल है, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है, क्राउन रिवर टर्टल्स हैं, ब्लैक स्पॉटेड या पॉन्ड टर्टल है, ब्राउन रूफ टर्टल है, इनको रिकवर किया है। DRI ने इंटेलिजेंस उनको मिली थी एक सिंडिकेट जो कि इलीगल ट्रैफिकिंग और ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, जिनमें से कुछ जो ये टर्टल्स है कुछ वल्नरेबल कैटेगरी में, कुछ नियर थ्रेटेंड है, तो उन्होंने इसको बचाया है। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन कच्छप क्या, और जो ऐसी एग्जांपल्स आप हमेशा कोट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं द चीगम नेशनल पार्क की। द चीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ये क्यों न्यूज में था? रिसेंटली इसके लिए इको सेंसिटिव जोन जो है नोटिफाई किया गया है। इको सेंसिटिव जोन होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई नेशनल पार्क है, ये मान लो आपका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है। ये जो जोन है ये इसके लिए क्या करेगा? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। जैसे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो अगर यहाँ पर होंगी तो वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा, लेकिन वो इसी ये एरिया जो है यहाँ तक उसको आने से प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है? एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, सो दैट इन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो। आगे बात करते हैं मदर नेचर कंपेन की। ये एप्पल की कंपनी है, जो एप्पल कंपनी उनका कंपेन है, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है। तो ये क्या करेंगे? सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टुवर्ड्स अपनी जो कमिटमेंट है वो इसमें दिखा रहे हैं। इससे पहले भी एप्पल के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे कि रिसाइकल हो गया, वो आपको अपनी पुरानी डिवाइसेस के बदले कुछ और पैसे देके नई डिवाइस खरीदने के लिए अलाउ करते हैं। तो ये चीजें जो है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो जो है दिखाती है कि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कंपनी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सोचते हैं। आगे बात करते हैं रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की। इंडिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, क्लाइमेट ट्रेंड एंड टेक फर्म रेस्पायरर लिविंग साइंसेस। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रियल टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स को वो किया है, जिसने दिखाया कि जो एजावल है और मिजोरम है ये इंडिया की क्लीनेस्ट, यहाँ पर इंडिया की क्लीनेस्ट एयर है, जिसका PM2 लेवल है सिर्फ 11.11 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, यानी कि सबसे क्लीन एयर वहां पर है। इसका जो रिपोर्ट का फोकस उन्हीं देश सिटीज पर है जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर कवर्ड है, जिनका एम है 40% जो रिडक्शन करना पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन में 2026 तक। दिल्ली का जो PM2.5 कंसंट्रेशन है ये 100.1 माइक्रोग्राम्स पर मीटर है, तो 100 और 11 कितना डिफरेंस आप देख सकते हो। गवर्नमेंट की जो एस्टैब्लिश्ड सेफ लिमिट है वो कितनी रहती है? ऑलमोस्ट 33 के अराउंड, लेकिन दिल्ली का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इससे। अगर बिहार के पटना की बात करें तो वो सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, देन है मुजफ्फरपुर जो कि यूपी में है, देन है फरीदाबाद जो हरियाणा में है, नोएडा यूपी में। तो सबसे ऊपर है दिल्ली, फिर है पटना, देन है मुजफ्फरपुर, देन है फरीदाबाद, देन है नोएडा। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले तो नोबेल प्राइजेस अभी जो है, सबसे पहले उसमें कैटेगरी आती है मेडिसिन या फिजियोलॉजी की, जो कि मिला है
कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइसमैन को, जिनकी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस्ड कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, जिसकी वजह से कुछ mRNA वैक्सीन जो है इफेक्टिव वो डेवलप हो पाया कोविड-19 के लिए। तो इनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, इनको ये अवार्ड क्यों मिला है वो भी ध्यान में रखने हैं। जो नोबेल प्राइज है कौन देता है? स्वीडिश बेस्ड एक अकेडमी है, वो ये अवार्ड देती है, वो ये अवार्ड अनाउंस करते हैं। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किसको मिला है। 3 लोगों को मिला है। एक तो है पीरी एगोस्टिनी, दूसरा है फेरेंस क्रॉस, देन है एनी एल ह्यूलियर। ये अवार्ड उनको क्यों मिला है? क्योंकि जैसे एटम होता है, आप यहाँ पर देखिए ये एक एटम का मॉडल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और जब ये जो बाहर के शेल है इसमें जो ब्लैक डॉट्स है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी जो मूवमेंट है इतनी फास्ट, उसको आप बोल सकते हो कि देखने के लिए, स्टडी करने के लिए उन्होंने एक एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट जो है वो जनरेट की है, सो दैट इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को मैटर के स्टडी किया जा सके। तीनों जो जॉइंट विनर्स हैं इनको इन्होंने ह्यूमैनिटी को नए टूल्स दिए हैं, सो दैट इलेक्ट्रॉन के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये भी 3 लोगों को मिला है, माउंगी जी बवेंडी, लुई ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई एकिमोव। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने क्वांटम डॉट्स एक नाम का एक चीज जो है वो डिस्कवर की है। सो ये इसका यूज क्या होगा? जो क्वांटम डॉट्स है वो नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स को एलईडी लाइट्स में, टीवी स्क्रीन में यूज किया जाता है। मेडिकल में जो सर्जन्स है सर्जरी करते हैं वो यूज करते हैं, जो कैंसर टिश्यू को रिमूव करना है उसके टाइम, बहुत सारी चीजों में। तो जो बवेंडी है ये प्रोफेसर है एमआईटी यूनिवर्सिटी में, ब्रूस भी एक प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, एकिमोव जो है वो नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये मिला है नॉर्वेजियन ऑथर जॉन फॉस को। इससे पहले 2022 में मिला था फ्रेंच के ऑथर एनी अर्नॉक्स को, 21 में मिला था तंजानिया के अब्दुल रजाक गुरनाह को, 2020 में मिला था लुई ग्लूक को, 2019 में मिला था पीटर हैंडके को। तो ये जो अवार्ड है ये उन्होंने, क्योंकि जो नॉर्वेजियन नाई नॉर्स्क में इन्होंने प्लेस लिखे, नॉवेल्स लिखे, पोएट्रीज लिखी, कलेक्शन ऐसे, उसके लिए इनको ये मिला है। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज, ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये उनको क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने जो वमेन अप्रेशन के अगेंस्ट लड़ाई की है ईरान में, और जो उन्होंने लड़ाई की है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की। इस साल के नोबेल प्राइज ने ये भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो बहुत ही हजारों लाखों में जो लोग हैं जो थियोक्रेटिक रिजीम पॉलिसीज के अगेंस्ट जो आवाज उठाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो वमेन को टारगेट करती हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं शास्त्र रामानुजन प्राइज की। मैथमेटिक्स में 2023 के लिए मिला है रुइजियांग जांग, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इनको ये अवार्ड मिला है, इन्होंने मैथमेटिक्स में जो इतनी कंट्रीब्यूशन की है। ये प्राइज हर साल ऐसे मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जिनकी जो एज है 32 साल से कम होती है, और जो श्रीनिवास रामानुजन जी के द्वारा जो एरिया इन्फ्लुएंस था मैथमेटिक्स में उसमें काम करते हैं। इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं सुधा मूर्ति जी, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, ये पहली फीमेल बन गई है जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड $50,000 का होता है, हर साल ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। सुधा मूर्ति जी रिनाउंड ऑथर भी है, फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, और जो एन आर नारायण मूर्ति जी हैं इन्फोसिस के को फाउंडर, उनकी वाइफ भी हैं। तो आप इनकी पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स की, एनएसएस अवार्ड्स की। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रेजेंट किए हैं 2021-22 के लिए राष्ट्रपति भवन में। ये जो अवार्ड है एनएसएस स्टूडेंट वॉलंटियर्स को दिए जाते हैं, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स को या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, क्योंकि वो कम्युनिटी सर्विस करते हैं। एनएसएस क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1969 में लॉन्च हुई थी। एक ऑब्जेक्टिव यही था कि वॉलंटरी इच्छा से अपनी कम्युनिटी सर्विस जो लोग करते हैं उनको इसमें वो काम करते हैं।
डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव जो है इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है, सो दैट जो इंडिया का हेरिटेज है स्टेट क्राफ्ट का, स्ट्रेटेजिक थॉट्स का, जो हम पुरानी बुक्स से स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रिलेटेड जो भी पुरानी एंशिएंट बुक्स हैं उससे हम जो थॉट्स डिराइव कर सके उसको रीडिस्कवर करना है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप की है एक हाइब्रिड पैनल डिस्कशन में प्रोजेक्ट उद्भव में। आगे बात करते हैं समृद्धि। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड बांग्लादेश की। कहां पर? और यह मेघालय के उमरोई में। ये 11th एडिशन था। एम क्या है? दोनों देशों की आर्मीज के बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, कोई रिपोर्ट है, स्कीम है, इंडिसेस है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। इंडिया का 47 रैंक मिला है आउट ऑफ 145 कंट्रीज। किसमें मिला है? 47 ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग की, जो कि ओकला ने दिया है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, स्पीड टेस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस की। इंडिया ने जापान और यूके को भी पीछे छोड़ दिया है इसमें। टॉप 5 कंट्रीज देखिए अगर ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में, सबसे ऊपर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन है कतर, देन है कुवैत, देन है नॉर्वे, देन है डेनमार्क। आगे बात करते हैं नए बीआरओ चीफ अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। 28th डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर रूट्स के। बीआरओ जो है 1960 में वो बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, सो दैट जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर के रीजन हैं वहां पर सड़कों का जो नेटवर्क है उसको डेवलप किया जाए स्पीडी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। आगे बात करते हैं वॉर अगेंस्ट वेस्ट के एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। किनको ये किया है? ये जो हमारे परमवीर चक्र रेसिपिएंट भी हैं कैप्टन बना सिंह जी। ये बहुत ही डेडिकेटेड एंड डेकोरेटेड फॉर्मर सोल्जर रहे हैं। ये क्या करेगा? वॉर अगेंस्ट वेस्ट इनिशिएटिव क्या है? ये वेस्ट मैनेजमेंट के इशू को एड्रेस करता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के गांव के जो एरिया है। परमवीर चक्र रेसिपिएंट जो है कैप्टन बना सिंह की ज्वाइनिंग जो है ये क्या करेगी? अवेयरनेस रेज करेंगे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट करेंगे, लोकल कम्युनिटीज को इंस्पायर करेंगे, सो दैट वो वेस्ट रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल इसकी डाइवर्सिटी है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको प्रिजर्व कर सके। आगे बात करते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सौगत गुप्ता जी। ये क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की। 1985 में स्टैब्लिश हुई थी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के अंदर। इनके आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो अभी जो वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हो गया है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में, उसके जो ऑफिशियल मैस्कॉट बनाए गए हैं ब्लेज एंड टोंक। टोंक क्या है? ये जो ब्लू कलर में है, ब्लेज है रेड कलर वाला। ब्लेज है फीमेल, टोंक है मेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ब्लेज है फीमेल मैस्कॉट है जो कि बॉलिंग को रिप्रेजेंट करती है, टोंक करता है बैटिंग को। देन है आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया है। जब पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और ओपनिंग मैच न्यूजीलैंड के बीच में, उस टाइम पे इन्होंने जो है आप बोल सकते हो वॉकआउट किया था वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ। अब बात करते हैं एशियन गेम्स जो हो रही है, वहां पे इंडिया ने क्या क्या अचीव किया। सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा जी, ये जैवलिन थ्रोअर है इंडिया के, बहुत ज्यादा इवेंट जो जीत चुके हैं, इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे नंबर पर है किशोर कुमार जेना, यहाँ पर आप इनकी भी पिक्चर देख सकते हो। इन्होंने मेंस जैवलिन थ्रो कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जो एशियन जो गेम्स है कहां पर हो रही है? हंगजाऊ में। आगे बात करते हैं शॉर्ट पुटर की, जो कि शॉर्ट पुट फेंकते हैं तजिंदर पाल सिंह तुअर जी। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। देन है अविनाश साबले, इन्होंने मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल जीता है। देन है इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम, इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। यहाँ पर इनकी भी पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद है लवलीना बर्गोहेन, ये क्या है? बॉक्सर है इंडिया की। इन्होंने वुमेन्स 75 केजी बॉक्सिंग फाइनल में
सिल्वर मेडल जीता है, इनकी भी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। इनके बाद है अनु रानी, ये पहली गोल्ड मेडल विनर बनी है फीमेल कैटेगरी में वमेन की जेवलिन थ्रो इवेंट में, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। इसके बाद है पारुल चौधरी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वमेन्स 5000 मीटर फाइनल में, ये इनका सेकंड मेडल है हंगजाऊ गेम्स में। पहले इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में, अब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 5000 में। आगे है रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले, यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हो, इन्होंने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है मेंस स्क्वैश टीम, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान को हराकर, इनकी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद है इंडिया के मुरली श्री शंकर जी, इन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है, इनकी भी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद है इंडिया के अर्जुन सिंह एंड सुनील सिंह, जिन्होंने इन मेंस के नॉय डबल 1000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें उज्बेकिस्तान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता और कजाकिस्तान ने सिल्वर मेडल, इनकी भी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद है इंडिया ने जो सिपक्टा क्रॉम में फर्स्ट मेडल जीता है वमेन डिवीजन में एशिया में, इनका जो ये इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल। एक्चुअल में सिपक टाकरा क्या होती है, ये वॉलीबॉल जैसे एक गेम होती है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में से ओरिजिनेट हुई थी। किक बॉल का एक लिटरल डेरिवेशन है, इसमें 3 प्लेयर्स कंपीट करते हैं एक दूसरे में। वॉलीबॉल फर्क क्या है, बस ये वॉलीबॉल को अपने हेड को, अपने जो पैरों को यूज करेंगे, हेड को, नीज को, चेस्ट को। ये वॉलीबॉल जो होता है उसमें हाथ से जो है बॉल के साथ हाथ यूज करते हैं, इसमें हाथ नहीं यूज करेंगे, पैर यूज कर सकते हैं, हेड कर सकते हैं, नीज और चेस्ट। ये जो गेम है सिपाक टाकरा, ये वैसे मलेशिया में फेमस है, वहां पर इसको सिपाक रागा एंड थाईलैंड में इसको टाकरा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इंडिया ने आर्चरी में 5th मेडल जीत लिया है और ओवरऑल एशियन गेम्स में 90th मेडल। इंडिया के जो आर्चर्स हैं अतानु दास, धीरज बोमदेवरा और तुषार प्रभाकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इनकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। इसके बाद है 100th मेडल जो है इंडिया ने जीता है एशियन गेम्स में। इनकी जो रेसलर है हमारी सोनम मलिक, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया के लिए 100 मेडल्स का जो टैली कंप्लीट कर दिया है एशियन गेम्स में। इसके बाद है अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन रेसलर जो है अमर सहरावत, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनका पहला एशियन गेम्स मेडल था। तो इन्होंने किसमें जीता है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में। इसके बाद है इंडिया की जो हॉकी टीम है, उन्होंने जापान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यह चौथी बार हुआ है कि इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में हिस्ट्री में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। सबसे पहले है PATA ट्रैवल मार्ट 2023 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट करेगी 46 एडिशन। कहां पर, जो न्यू दिल्ली में अभी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बना है प्रगति मैदान में, वहां पर एम क्या है, अलग अलग जगह से टूरिज्म प्रोफेशनल्स, बिजनेस स्टेक होल्डर वो एक जगह आएंगे। जो PATA है 1951 में स्थापना हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स है बैंकॉक में। आगे है कोटक MF, इन्होंने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है CBSE की पार्टनरशिप के साथ। इस प्रोग्राम का नाम है सीखो पैसों की भाषा। इसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो भी सिखाई जाएगी, जो टीचर्स है उनकी एम्पावरमेंट की जाएगी। इस प्रोग्राम के एंड तक जो कोटक म्यूचुअल फंड है, इनका एम है कि वो 75,000 प्लस CBSE टीचर्स तक पहुंचेंगे, जिनमें से 50% जो है वुमेन एजुकेटर्स होंगे, ये इनका एम है। आगे है इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल, 4th एडिशन होगा इसका। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां पर, न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसमें से कोलंबिया, इक्वेडर, चिली, इसमें से 34 जो आर्टिस्ट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। लैटिन अमेरिका ये वाला एरिया है, ये सारा साउथ अमेरिका वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो आपको पता होना चाहिए लैटिन अमेरिका हम कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस 2023, ये 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की तरह जो डेजिग्नेट किया था। इस बार का 2023 का थीम क्या था,
fulfilling the promises of Universal Declaration of Human Rights for older persons across the generations. इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल कॉफी डे। ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इस बार इंटरनेशनल कॉफी जो कॉन्फेडरेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है वो भी इंडिया में ही हुई थी, बेंगलुरु में। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह मनाया जाता है। ये 15 जून 2007 को स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये हर साल मनाया जाता है अक्टूबर के पहले मंडे को। इस बार 2 अक्टूबर को मंडे था, इस दिन पड़ा था। थीम क्या था? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ए ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है तो सबको पता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती की भी 2 अक्टूबर को होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार उनकी 119th बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। देन है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। थीम क्या था? पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 की थीम से इंस्पायर्ड। आगे बात करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक की, जो कि 4 to 10 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया है। ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। 1999 में स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। 4 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि ये ट्रिब्यूट है जब सोवियत यूनियन ने पहली बार स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, जो कि पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट था। इस बार का थीम था स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन है वर्ल्ड टीचर्स डे। ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, ध्यान रखना है। जो नेशनल टीचर्स डे होता है वो अलग है, ये वर्ल्ड टीचर्स डे है जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1994 में 5 अक्टूबर को यूनेस्को ने प्रोक्लेम किया था कि इस दिन को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाएगा, सो दैट जो भी टीचर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसको ऑनर किया जाए। इस बार का थीम क्या था? द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन, वी वांट द ग्लोबल इंपेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। देन है वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे, 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो सेरिब्रल पाल्सी क्या है? ब्रेन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, इसी के बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है मासेस में। इस बार का थीम था टुगेदर स्ट्रॉन्गर। आगे बात करते हैं वर्ल्ड कॉटन डे की, जो कि 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को हर पूरे ग्लोब में, सो दैट कॉटन की जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरी दुनिया में हम रिकॉग्नाइज कर सके। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और जो व्हाट्सएप पर चैनल है उस पर जो है अपलोड कर दूंगी। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं। बाकी के सोशल मीडिया के ये हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑन मंडे एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।